हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सब अपने घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, आराम से पढ़ रहे हैं और आस पड़ोस से कोई दुखद खबर नहीं आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगा कि पिछले 3 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। उसके पीछे एक रीजन ये था कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा कंटेंट डेवलप करने की कोशिश कर रहा था और उस कंटेंट के डेवलपमेंट में टाइम लगता है, क्योंकि भाई कोई मोटिवेशनल तो है नहीं जो खड़े हुए और बकवास करना शुरू कर दिया। उसे तो तैयार करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर एक एक चीज के ऊपर एनालिसिस प्रॉपर करना पड़ता है, प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, कंटेंट ढूंढना पड़ता है, एक एक पॉइंट को प्रिपेयर करना पड़ता है, तब कहीं जाके आपके यूपीएससी लेवल का एक अच्छा सा कंटेंट तैयार होता है और कट पेस्ट इसमें नहीं होता है। और यही एक रीजन है कि दोस्तों हमारे को थोड़ा सा 3 दिन का टाइम लग गया और कुछ हालात भी इस तरीके के हैं कि कंटेंट के अंदर कुछ ज्यादा मेहनत हो रही है। दूसरी चीज दोस्तों, आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह जहां पर भी हैं इसे जुड़िए। यूट्यूब चैनल है तो उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को, और वो बेल आइकन वगैरह दबाइए ताकि आप लोगों को हमारे नए से नए वीडियोस की कंटेंट को मिलता रहे और सब चीजें। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी एक खास बात ये और होती है कि जैसे ही आपको पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले इस यूपीएससी की अप्रोच को डेवलप करना जरूरी है। तो वो अप्रोच डेवलप करने के ऊपर मेरा फोकस हमेशा रहता है। मेरा फोकस कभी भी इस चीज पर नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा दिया, वो तो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज ये है कि मेरा हमेशा फोकस रहता है आपके ऊपर, आपकी एक अप्रोच डेवलप करना, क्योंकि ये अप्रोच ही आगे काम आती है। ये अप्रोच ही यूपीएससी में जाके काम आती है। असलियत में जो रट के जाने वाले बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनको किताब का एक एक पन्ने के ऊपर लिखे हुए बहुत से फैक्ट्स याद हैं कि ये वाला फैक्ट इस किताब के इस पन्ने में मौजूद है। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंस लिख रहे हैं, 50-50 बार मेंस लिखते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता क्योंकि वो मेंस से आगे इंटरव्यू तक में नहीं पहुंचते। उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो रटते तो बहुत अच्छा है लेकिन एनालिसिस नहीं कर पाते। और जिस इंसान को चीजों का, सिचुएशंस का एनालिसिस करना नहीं आए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो यूपीएससी आपसे चाहती है, कंपैरेटिव स्टडी करना ना आए, तब तक आप कभी भी यूपीएससी के मेंस को क्रैक नहीं कर पाओगे। हो सकता है पीटी आप हर बार क्रैक करें लेकिन मेंस आप हर बार रुकेंगे, और मेंस में रुक के इंटरव्यू, मान लिया मेंस थोड़ा बहुत ठीक हो जाए तो इंटरव्यू में रुक जाएंगे। ये रियलिटी है और यही एक रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमेशा मेंस लिखते हैं इंटरव्यू के अंदर कभी पहुंच नहीं पाते। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उनकी अप्रोच ढंग से नहीं होती। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही अप्रोच डेवलप करने के बारे में काम करूंगा कि एक इतिहास में किया हुआ काम या इतिहास की परिस्थितियां जब जिस तरीके से बदलती हैं तो उसका इम्पैक्ट आज के दिन कैसे पड़ता है और आज का इम्पैक्ट आने वाले समय में कैसा पड़ेगा, ये सब चीजें आपको मैंने आज समझानी है। आज के इस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना। इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर इंसान जो इस टाइम चाइना की तरफ देख रहा है, जो चाइना की जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको देख के अचंभित है और ऐसा सोच रहा है कि क्या हिंदुस्तान या दूसरा दुनिया का कोई दूसरा देश उस लेवल पर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। आपके समाज के अंदर आए दिन आप इस तरीके के सवाल को भी देखते होंगे कि क्या कारण था कि हिंदुस्तान जो है वो कंपैरेटिवली पीछे रह गया अमेरिका के, क्या कारण, चाइना के, क्या कारण था कि हिंदुस्तान और चाइना, इंडिया और चाइना दोनों एक ही टाइम पर अलग आजाद हुए, दोनों के अंदर चेंजेस आए और 2000 के आसपास तक दोनों लगभग सेम पोजीशन पर होते थे और एक टाइम के बाद इंडिया और चाइना के बीच का जो गैप है वो 5 गुने के आसपास का है आज के दिन। क्या कारण है कि 62 का वॉर हुआ, क्या कारण है कि चाइना इतना ताकतवर हुआ, क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है, ऐसे बहुत सारे कारण है कि कोरोना वायरस क्यों फैलाया। यहां इन सब चीजों को आपस में जब आप इंटरलिंक करके देखेंगे तो एक कंसेप्ट डेवलप होता हुआ नजर आएगा। यहां पर लीडरशिप के बीच में डिफरेंस भी नजर आएगा, ब्रुटैलिटी भी नजर आएगी, निरंकुशता भी नजर आएगी, क्रूरता भी नजर आएगी, लोगों को बेवकूफ बनाना भी नजर आएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ बुराइयां भी आगे आकर कुछ अच्छाइयों का कारण बन जाती हैं। वही चीजें आप लोगों को यहां पर देखनी है। चाइना शुरू से ही दुनिया के लिए एक रहस्य रहा है। आप ये देखिए, दुनिया में सबसे पहले कागज का जो आविष्कार हुआ था, पेपर, वो चाइना के अंदर हुआ, लेकिन अगले लगभग 1000 साल तक चाइना वालों ने कागज की जो इंफॉर्मेशन थी वो दुनिया में बाहर किसी के पास नहीं जाने दी।
ऐसे ही ना जाने कितने ऐसे तरीके हैं, कितने ऐसी टेक्नोलॉजीज थी या सब कुछ चीज थी जो चाइना ने एक लिमिट के अंदर ही अपने अंदर रखी, बाहर तक इंफॉर्मेशन नहीं जाने दी। इन्हीं चीजों को आज समझना है कि चाइना असलियत में ऐसी क्या पॉलिसी अपना रहा है, या चाइना ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया एक मौत के मुहाने पर खड़ी है, इंसानियत जो है वो खत्म होने के कागार पर खड़ी हुई है। ये पढ़ेंगे, साथ में हम इस इस चीज तक पहुंचेंगे कि क्यों ऐसी चाइना की मेंटालिटी है कि वो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारते हुए कभी देर नहीं लगाता। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना के अंदर पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से एक भूखा मरता हुआ देश जिसमें 3 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ बंदे भूख से मर जाते हैं, मिट्टी खाते हैं, सांप खाते हैं, चिड़िया खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, जो मिले हर उस चीज को खाते हैं, यहां तक कि एक दूसरे को मार के भी खाते हैं, अपनी इंसानों की डेड बॉडीज तक खाते हैं ताकि जिंदा रहें। ऐसी हालात में रहने वाला एक देश आज के दिन दुनिया के लिए एक बहुत तगड़ा वायरस बना हुआ है। उस कहानी को पढ़ना है और उसके बाद आपकी एनालिसिस कैपेसिटी को देखना है कि आपने इस कहानी से निष्कर्ष क्या क्या निकाले, मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारे को पता होना चाहिए, इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख के बताएं कि आप लोगों ने क्या सोचा। उस सोच के अनुसार ही आप लोगों को हम गाइड करेंगे। ये हमारा अप्रोच है। तो दोस्तों, चाइना की जो स्टोरी है वो अप्रॉक्सीमेट्स 1912 तक हम शुरू करते हैं, क्योंकि उससे पहले एक जिंग डायनेस्टी होती थी और उस जिंग डायनेस्टी को उखाड़कर फेंक दिया गया और सन यात सेन नाम का बंदा था, सन यात सेन नाम का बंदा था जिसने कौमिनतांग नाम की पार्टी बनाई, जिसे KMT पार्टी कहा जाता है। कौमिनतांग नाम की पार्टी बनाई जिसे KMT कहा जाता है, और इसी ने रिपब्लिक ऑफ चाइना का इस्टेब्लिशमेंट किया। रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइना के अंदर रिपब्लिक रूल इस्टेब्लिश हुआ, वोटिंग डलने लगी और वोट्स के अकॉर्डिंग नई पार्टीज बनने लगी, और इसीलिए मतलब वोट के अकॉर्डिंग डिसाइड होने लगा कौन आगे आएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। और इसीलिए इसे फाउंडर ऑफ चाइना भी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ चाइना भी कहा जाता है कौमिनतांग पार्टी। और यहां से रिपब्लिक ऑफ चाइना जब इस्टेब्लिश हुआ तो 1912 से लेकर 1949 तक, अगर आप देखते हैं 1912 से लेकर 1949 तक अगर आप देखते हैं तो चाइना वॉज अ रिपब्लिक, और यहां पर इलेक्शंस होते थे, डेमोक्रेसी होती थी, लेकिन सारे का सारा जो रूल था वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट अप्रोच वाला था। अब ये जो कैपिटलिस्ट वाली अप्रोच का जो रूल था, पूरे का पूरा जो रूल था वो कैपिटलिस्ट अप्रोच था, यानी पूंजीवादियों का था, यानी पूंजीवाद इसमें हद से ज्यादा था, पैसे वालों का बोलबाला था और सब चीजें। यहीं से राइज होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी CPC। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी वो मोटिवेटेड विद आइडिया ऑफ सोशलिज्म। ये जो थी ये सोशलिज्म यानी समाजवाद के विचार से प्रभावित थी, और इसी की वजह से यहां पर चाइनीज रेवोल्यूशन का एक दूसरा पार्ट शुरू होता है, जो बाद में जाकर, जो कि यहां से चाइनीज रेवोल्यूशन शुरू होता है
और फिर वो आगे जाकर यहाँ तक ख़त्म होता है और यहाँ से फिर सिविल वॉर शुरू होता है। यहाँ से चाइना में सिविल वॉर शुरू होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वर्सेस कोमिंतांग पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग और केएमटी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक। इसके अंदर माओ जेडोंग ने अपने साथ पीजेंट्स को लिया, लॉन्ग मार्च किया, किसानों को लेकर लंबी दूरी तय की, लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा की और धीरे धीरे चल के बीजिंग पर कब्जा कर लिया और चियांग काई शेक को जाकर ताइवान के अंदर अपना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश करना पड़ा। अब यहीं से दो चाइना आ गए, लेकिन माओ जेडोंग जो थे वो मेन लैंड चाइना के ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए। माओ जेडोंग जो थे वो मेन लैंड चाइना के ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए। सिविल वॉर जब सीपीसी और केएमटी के बीच में हुआ तो ऑब्वियस सी बात है माओ जेडोंग जीता। माओ जेडोंग की अगर आप थोड़ी सी पर्सनैलिटी को देखेंगे तो बहुत ही एम्बिशियस बंदा था, ऑरेटर बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा जिसे कहेंगे कि उद्देश्य, मतलब इनके उद्देश्य बहुत ऊंचे होते थे, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली भाषण देता था, बहुत ही लोगों को, ऑरेटर बहुत अच्छा था, लोग इनकी मतलब भाषणों के पीछे इतने दीवाने होते थे कि कुछ कहने की हद नहीं। अब ये एक ऐसा बंदा जो एम्बिशियस है और आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, नए सपने लेख दिखाने के अंदर बहुत ज्यादा माहिर है, सब चीजें। अब यहीं से आकर पूरे सिस्टम के अंदर चेंजेस आना शुरू करते हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा सा जवाब को समझना चाहिए। लोग यहां लगातार सो कहते हैं कि हिंदुस्तान और चीन दोनों एक साथ अलग हुए या एक ही समय पर आजाद हुए। देखो, कहने आसान है, लेकिन अगर आप इतिहास को समझें तो भारत के अंदर लिटरेसी रेट लगभग बहुत कम था, 7.5% के करीब लोग पढ़े लिखे थे। वहीं पर अगर आप चाइना में देखें तो लिटरेसी रेट काफी अच्छा था, इंडस्ट्रीज काफी सारी वहां पर पहले से मौजूद थी, अपने सिस्टम्स अच्छे खासे डेवलप हो चुके थे, उसके पास अपने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक देश के पास होनी चाहिए वहां पर मौजूद थी। ये वही चाइना था जो कि चियांग काई शेक की लीडरशिप के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था। ये वही चाइना था जो कि अमेरिका और ब्रिटेन के ग्रुप में शामिल था और बहुत अच्छे तरीके से एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, यहां अगर आप देखते हैं तो हिंदुस्तान और चाइना की उस टाइम की तुलना करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहां 1949 में एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई और उस रिवॉल्यूशन यानी क्रांति के अंदर एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बदलकर दूसरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया था। लेकिन वहां पहले से बहुत सारी चीजें मौजूद थी जो हिंदुस्तान में नहीं थी। तो ये तुलना, ये कंपैरिजन गलत है कि हिंदुस्तान और चाइना एक साथ आजाद हुए। चाइना पहले से आजाद था, पहले से उसके पास अपने सिस्टम्स डेवलप थे और चियांग काई शेक की लीडरशिप में चाइना काफी मतलब आजादी वाली फीलिंग थी। बस वहां पर एक राइट विंग गवर्नमेंट थी, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी, पूंजीवादी सरकार थी। उस पूंजीवादी सरकार को उखाड़कर फेंका गया और यहां पर उठाकर एक कम्युनिस्ट सरकार को लाकर बिठा दिया गया। यानी 1950 तक आते आते चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई। अब यहीं से चेंजेस आने शुरू हुए,
क्योंकि माओ से तुंग जो था वो कम्युनिज्म को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े थे। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि 1949 लगभग वही ईयर था जब कोल्ड वॉर स्टार्टेड, यानी शीत युद्ध शुरू हो चुका था। ये वही कालक्रम था, यही वो टाइम पीरियड था जब कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध शुरू हो गया था। अब क्योंकि शीत युद्ध शुरू हो चुका था तो यहां पर दो ग्रुप्स बन चुके थे, और उन दो ग्रुप्स में देखेंगे तो एक तरफ तो कम्युनिस्ट सरकारें होती थी और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट सरकारें होती थी। कम्युनिस्ट सरकारें वो सरकारें होती थी जिनकी लीडरशिप कहीं ना कहीं कमोबेश यूएसएसआर के पास थी, और कैपिटलिस्ट वो सरकारें होती थी जिनका लीडर अमेरिका होता था और अमेरिका की पॉलिसीज को फॉलो करते थे। यहां यूएसएसआर एक बड़ा देश था, लेकिन चाइना भी अपने आप में कोई छोटा देश नहीं था। और चाइना, तभी आप देखोगे अमेरिका के जो पिछलग्गू देश थे, अमेरिका के जो नंबर 2 असिस्टेंट या कहो के दोस्त थे, उनमें अमेरिका, एक कनाडा को छोड़ दिया जाए जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, और एक ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए जहां की पॉपुलेशन भी अमेरिका से काफी कम है। इन दो देशों को छोड़ दिया जाए जिनका एरिया तो अमेरिका से बहुत ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन अमेरिका से बहुत कम है। बाकी जितने भी कैपिटलिस्ट नेशंस थे, जितने भी पूंजीवादी देश थे, वो अमेरिका से कहीं 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 ज्यादा छोटे थे। ऐसे में वो अमेरिका, और जीडीपी से लेकर हर चीज में वो अमेरिका से काफी पीछे थे। यही रीजन था कि वो अमेरिका की लीडरशिप को, अमेरिका की डोमिनेंस को कहीं ना कहीं फॉलो कर लेते थे। लेकिन अगर देखा जाए यूएसएसआर और चाइना में उल्टा था। भले ही चाइना, मतलब यूएसएसआर एरिया वाइज चाइना से बहुत बड़ा था, यूएसएसआर चाइना से भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो चाइना उस टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा देश था। आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की ही है। बहुत से कहेंगे इंडिया की हो गई है, तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। लेकिन जो भी है, इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है वो इंडिया, मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रशिया से चाइना पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा था, रिसोर्सेज भी चाइना में अच्छे खासे थे। तो और यूएसएसआर और चाइना का ऐतिहासिक एक आपस में राइवलरी भी रही है, दुश्मनी भी रही है। सेंट्रल एशिया को लेकर कहो, चाहे मंचूरिया को लेकर कहो, चाहे कोरियन पेनिनसुला या कोरिया के ऊपर डोमिनेंस को लेकर कहो, हर जगह पे रशिया और चाइना की आपस में खटपट हमेशा रही है। और चाइना कितना भी कैसा क्यों ना हुआ, वो रशिया की डोमिनेंस को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, या ज्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ये पक्की बात थी। ऐसे में माओ से तुंग, माओ जेडोंग जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट बने, और जो कि बहुत ही जिसे कहते हैं एम्बिशियस पर्सन था, और उसने 100 ईयर्स प्लान बनाया। ऑब्वियस सी बात है, 100 ईयर्स प्लान बनाया, और उस 100 ईयर्स प्लान में सबसे पहले उसने ये कहा कि कैपिटलिज्म क्यों चाइना से उखाड़ फेंको, और कैपिटलिस्टों के पूरे सिस्टम को चाइना से उखाड़ फेंको, जो भी चीज है उसे बदल दो, या कम शब्दों में कहा जाए तो सब कुछ बदल दो। कम शब्दों में अगर कहा जाए तो ये कहा कि सब कुछ बदल दो। जब ये कहा गया कि सब कुछ बदल दो और नए मॉडल की शुरुआत करो, चेंज एवरीथिंग,
हर चीज चेंज कर दो एंड स्टार्ट विद अ न्यू मॉडल। नए मॉडल के साथ शुरू करो ताकि हम अमेरिका को पछाड़ सकें, सो दैट वी कैन मतलब टेक ओवर अमेरिका, हम अमेरिका से आगे बढ़ जाएं, एक एज ले लें, उसको पीछे कर सकें, वी कैन डिफीट अमेरिका। इस लॉजिक के पीछे सबसे बड़ी एक रीजन ये था माओ से तुंग का कि यूएसएसआर को पीछे हटाकर वो खुद को सोशलिस्ट वर्ल्ड का नेता बनाना चाहता था। यूएसएसआर को साइड में हटाकर, यूएसएसआर को पछाड़ के खुद को यूनाइटेड स्टेट्स का, जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड था, जो साम्यवादियों की दुनिया थी, उसका नेता घोषित करना चाहता था। जब यह सिचुएशन आई कि साम्यवादियों का वो अपने आप को नेता घोषित करना चाहता था, तो माओ जेडोंग ने थ्री रेड बैनर्स निकाले, जिसे कहा गया 3 रेड बैनर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चीन की साम्यवादी सरकार के 3 रेड बैनर्स थे। इनका 3 रेड बैनर्स आए और इन 3 रेड बैनर्स में थे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म यानी साम्यवाद या समाजवाद की स्थापना। दूसरा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसे इंग्लिश में ही लिखेंगे क्योंकि यही टर्म यूज होती है। और तीसरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्यून्स यानी छोटे छोटे कम्यून की स्थापना। इसी के चलते 1958 तक आते आते स्पार्क्ड द फेनेटिज्म ऑफ रीजन फॉर फेनेटिज्म ऑफ 1958। 1958 तक आते आते ये सब चीजें अंधभक्ति में बदलती चली गई। सबसे पहले इसकी शुरुआत यहां पर आकर करी, अच्छा इसका मतलब ये था कि दैट इज अडॉप्ट कंप्लीट सोशलिस्ट मॉडल। यहां अगर आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश मॉडल को बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं की और कमोबेश उसी मॉडल को आगे बढ़ाया। और जवाहरलाल नेहरू किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में शामिल होने की जगह उन्होंने ये कहा कि हम नाम को फॉलो करेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट को, गुट निरपेक्षता को फॉलो करेंगे। यहां माओ जेडोंग जो कहें वो ये साफ कहते हैं कि हमें, माओ जेडोंग जो हैं वो साफ कहते हैं कि हमें समाजवाद की स्थापना करनी है और पूरे सिस्टम को बदलना है। जवाहरलाल नेहरू यहां आपको ज्यादा समझदार नजर आएंगे जो ये कहते हैं कि हमें हमें समाजवाद की स्थापना तो करनी है लेकिन पूरे सिस्टम को बदल देंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और उस वैक्यूम की वजह से सिस्टम्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों यही रीजन है जवाहरलाल नेहरू कहीं ज्यादा अच्छे नेता साबित हुए माओ जेडोंग के कंपैरिजन में, क्योंकि अब यहां पर उनकी कमियां बताने जा रहा हूं कि कैसे चाइना जो है वो बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा था और भारत धीरे धीरे सही तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। दोस्तों हुआ ये मामला इस टाइम पर कि यहां पर इस 3 बैनर पॉलिसी से पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले माओ जेडोंग ने आते ही पहला काम, क्योंकि ऑरेटर बहुत अच्छे थे, जैसे आज आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्वास्थ्य 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 की बात की जा रही है,
सफाई की बात की जा रही है, स्वच्छता अभियान की बात की जा रही है। चाइना ने ये स्वच्छता अभियान 1950 के अंदर ही चालू कर दिया और माओ जेडोंग के कहने के अनुसार पूरे का पूरा चाइना, क्योंकि उससे पहले चाइना में गंदगी और भूखमरी और बीमारियां हद से ज्यादा थी। माओ जेडोंग कहते हैं कि ये बीमारियों का सबसे पहला जो कारण है वो गंदगी है, तो पहले इस गंदगी को हटाया जाए, गंदगी को समाप्त किया जाए। अब जब ये कहा गया कि गंदगी हटाई जाए या गंदगी को समाप्त किया जाए, गंदगी खत्म की जाए, तो दोस्तों यहीं से एक बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान टाइप का चाइना में शुरू हुआ और लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। इस साफ सफाई का असर यह हुआ कि माओ जेडोंग के सपोर्टर्स अल्टीमेटली बढ़ने लगे, क्योंकि एक चेंज जब आप एफर्ट करते हो और हर आदमी साफ सफाई में लगा हुआ हो तो कहीं ना कहीं एक चेंज यानी एक बदलाव नजर आना शुरू होता है। और यहीं से समाजवाद की एक स्थापना सी नजर आती है। और पहले स्टेप में जब सोशलिज्म का एक बेसिक फीचर एस्टेब्लिश करने लगे तो यहीं से पॉलिसी ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड नजर आती है। पॉलिसी ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड नजर आती है और यहां पर यह किया गया कि जितने भी प्राइवेट प्लॉट्स थे वो सारे खत्म कर दिए गए, कि अब जमीन जो है वो किसी प्राइवेट किसान की नहीं है, वो जो जमीन है वो पूरे गांव की है और उस गांव को ही कहा गया कॉम्यून। हर गांव के अंदर एक फिक्स अमाउंट में लैंड को एस्टेब्लिश करके उसको दिया गया और उस जमीन को कहा, उस जमीन का जो ऑर्डर था या उस जमीन का जो सिस्टम था उसे मान लिया गया कॉम्यून। कॉम्यून मानने के बाद उनमें ये कहा गया कि इस गांव के लोगों को इतना पर्टिकुलर अनाज या क्रॉप जो है वो उगानी ही उगानी है, इतनी पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो उगानी ही उगानी है और जितनी ये क्रॉप उगाओगे उसके बाद कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस था और उस कलेक्टिवाइजेशन के अंदर ये कहा गया, कलेक्टिवाइजेशन ये वर्ड आया है कलेक्ट करने से। इसका मतलब ये है कि जितनी आपको जरूरत है उसको छोड़कर फालतू का सारा अनाज स्टेट यानी सरकार का है। समझिए, सारी जमीन प्राइवेट ऑनरशिप से हटा दी गई और ये कहा गया कि सारा अनाज जो है वो स्टेट का है। समझे, एक प्रोसेस तो ये था। दूसरा ये था, ये कहा गया कि असलियत में हम बीजों को ज्यादा दूरी तक बो रहे हैं, जिसकी वजह से इतना जो स्पेस है वो वेस्ट हो जाता है। एक काम किया जाए कि इन बीजों को ज्यादा पास पास बोया जाए और इसके पीछे यहीं से पागलपन नजर आता है। साइंटिफिक लॉजिक सारे गायब और एक नेता के पीछे बेवकूफों की फौज किस तरीके से भागती हुई नजर आती है वो साइंटिफिक लॉजिक नहीं दिखाई देता। और लॉजिक भी भाई नेता जो इस तरीके का ऑरेटर होता है वो बेतुकाना बात को, बेतुकी बात को भी साइंटिफिक लॉजिक की तरह प्रूव कर देता है। वो ये कहता है कि यहां सेम स्पीशीज डू नॉट कॉम्पीट विद ईच अदर, डू नॉट कॉम्पीट विद ईच अदर। एक ही स्पीशीज या एक प्रजाति ही आपस में एक दूसरे से संघर्ष नहीं करेगी और क्योंकि वो संघर्ष नहीं करेगी इसलिए सारे पौधे बड़े होंगे बिना किसी समस्या के। तो इतनी फसल उगाओ कि कुछ बाकी लोग, मतलब चाइना में कोई भूखा ना रहे। इसलिए स्पेस को पहले तो 1/3 किया गया, यानी इतने स्पेस में पहले 2 और उगा दो,
फिर इनके बाद 2 और उगा दो। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि जो जितने स्पेस में 5 पौधे उगाए जा रहे थे, अब वहां पर 15 बीज उगाए गए, फिर 15 की जगह 30, यानी बहुत ज्यादा डेंसिटी में बीज बो दो ताकि ज्यादा से ज्यादा पौधे उभर कर सामने आए। एक तो यह कहा गया कि हद से ज्यादा डेंसिटी में पौधे उगाओ, बीज बो, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें निकलकर बाहर आए, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा पौधे उगे और ज्यादा अनाज पैदा हो, ताकि हम ज्यादा पॉपुलेशन को खाना खिला सकें। यहां उसके पीछे एक रीजन यह था कि नो अमेरिका, हमें अमेरिका नहीं चाहिए, और नो अमेरिकन पॉलिसी, नो अमेरिकन हेल्प। ना तो कोई अमेरिका की पॉलिसी चाहिए, ना ही कोई अमेरिका की हेल्प चाहिए, क्योंकि यह वही दौर था जब फर्टिलाइजर्स वगैरह आना शुरू हो चुके थे और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर डालकर ज्यादा अमाउंट में खेत, मतलब अनाज प्रोड्यूस कर पा रहे थे। वहीं माओ जेडोंग ने यह कह रखा था कि हम अमेरिका को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्योंकि वो अमेरिका को फॉलो नहीं करेंगे इसीलिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया और ज्यादा डेंसिटी में, ज्यादा घनत्व में बीज बोना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्रॉप्स क्या होगी? स्टंटेड क्रॉप्स। स्टंटेड क्रॉप्स यानी जो फसल होगी वो छोटी होगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी। जो सपना देखा था, जो सोचा था, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। जो भी सपना देखा, जो भी सोचा, वो बिल्कुल क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। यानी किसानों को जानबूझकर यह कहा गया डेंस बीज बो, और वो सब किसान जो थे वो बर्बाद होना शुरू हो गए। वो कम्यून जो थी उसके पास वो अनाज पैदा नहीं हो रहा था। दूसरी बात यह हुई कि बहुत सारे पीजेंट्स को डंडे मार मार कर आयरन और स्टील प्लांट्स में ले जाकर लगा दिया गया। यहां से सिस्टम चेंज होना शुरू होता है कि भैया आप किसी को भी जबरदस्ती उठाकर कहीं दूसरी जगह नहीं शिफ्ट कर सकते। चाइना ने किया। इनका मानना यह था कि भैया इस दौर में अगर चाइना तरक्की करना चाहता है और दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता है, आगे निकलना चाहता है, तो यहां पर आपको आयरन और स्टील, लोहा और इस्पात के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज दीज आर की टू डेवलपमेंट। यही जो है, यही विकास की चाबी हैं। दीज आर की टू डेवलपमेंट, यही विकास की चाबी हैं। अब जब यह कहा गया कि दीज आर की टू डेवलपमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन लाखों किसानों को जबरदस्ती उनके खेतों से उठाकर, उनके खेतों से हटाकर स्टील और आयरन इंडस्ट्री में ले जाकर लगा दिया गया। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होगी कि ना तो उन लोगों का टैलेंट जो था वो पीजेंट्री या कल्टीवेशन में था, किसानी में था, उन्हें उठाकर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में तुमने जबरदस्ती झोंक दिया। नतीजा यह हुआ कि वो ना तो यहां पर किसी काम के साबित हुए, क्योंकि उन्हें यहां का तो काम आता ही नहीं था, और इससे खेती को भी बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि खेती की वर्कफोर्स जो थी वो वहां से हट गई और इनका तजर्बा वेस्ट हो गया। तीसरी एक थ्योरी और स्प्रेड की गई, वो थ्योरी ये थी डीप प्लाउइंग थ्योरी। द डीप प्लगिंग थ्योरी। इसमें यह था कि असलियत में एक बड़ा इलॉजिकल सा था कि ज्यादा गहरे तक मिट्टी अगर निकालते हो तो गहरी मिट्टी में प्रोडक्टिव या फर्टाइल सॉइल होती है।
गहरी मिट्टी जो है वहां, मतलब मिट्टी जितनी गहरी होगी उतनी, मतलब थोड़ी ज्यादा गहरी खोदोगे तो फर्टाइल सॉइल होगी। और दूसरा, फर्टाइल सॉइल की वजह से जो रूट सिस्टम होगा प्लांट का वो स्ट्रांग होगा, जड़ें मजबूत होंगी। और जितनी ज्यादा जड़ें मजबूत होंगी उतना ज्यादा, जड़ें जितनी ज्यादा मजबूत होंगी उतना ज्यादा जड़ें जितनी ज्यादा मजबूत होंगी उतना ज्यादा पौधा मजबूत होगा। अब प्रॉब्लम यही आई, लोगों ने को थाली पीटने के लिए कहो तो वो टीन पीटना शुरू कर देते हैं, दीवा जलाने के लिए कहो तो गैस सिलेंडर जला के आगे बढ़ते हैं और पटाखे बम फोड़ने लग जाते हैं। यही एक आदत है। नॉर्मली जनता के पास दिमाग नहीं होता और नेक नेता अगर कोई कह दे तो पीछे पीछे जनता का एक बिहेवियर होता है और यहीं पर उस नेता की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जो जनता, उस नेता की जिम्मेदारी होती है अपनी जनता को सही रास्ता दिखाए। यहां माओ जेडोंग ने पॉलिसी बनाई और उसको ये कहा कि ज्यादा गहरा खोदो। अब गहरा खोदने से हुआ ये कि जहां पर नीचे मिट्टी थी, भाई कुछ ज्यादा ही गहरा खोद दिया लोगों ने, तो जो फ्रंट, कभी भी आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो एक बहुत पतली सी लेयर ऑफ सॉइल होती है जो फर्टिलिटी को डिसाइड करती है। बहुत पतली सी लेयर होती है जो फर्टिलिटी को डिसाइड करती है, बहुत पतली सी। यहां पर भी ये पतली सी लेयर थी। अब तुमने क्या किया, गहरे खोद दिया, यानी इस लेयर तक खोदने की वजह से ये लेयर ऊपर आ गई, ये लेयर नीचे चली गई। नतीजा क्या होगा, फर्टिलिटी, मिट्टी की जो उपजाऊपन था वो तो गायब हो गया। रही सही कसर बहुत सी मिट्टी के नीचे की तरफ कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी मौजूद होती है और ऊपर पतली सी लेयर होती है। तुमने इसे खोद दिया तो कंकड़ पत्थर ऊपर आ गए, नीचे वाली मिट्टी गायब हो गई। अब प्रॉब्लम यही था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की आदत होती है कि हमने जो टारगेट दिया वो कितना अचीव हुआ। उसमें कम्यून के जो ऑफिशियल्स होते थे उनसे पूछा जाने लगा कि भैया टारगेट क्या है, क्या अचीव हुआ, तुम्हें कम्यून के अंदर फसल उगानी थी, हुआ क्या, जरा उसकी रिपोर्ट दो। अब भैया फसल के लिए तो उल्टी सीधी पॉलिसी तो तुमने बना रखी है, रिपोर्ट तुम उनसे मांग रहे हो, लेकिन फिर भी रिपोर्ट मांगी गई कि बताओ तुम्हारे यहां कितनी पैदावार हुई, हमने इतना टारगेट दिया था। अब इन जैसे लोगों ने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए एक बात कहना, एक बहाना बनाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने एक बहाना ये बनाना शुरू किया, इन लोगों ने बहाना बनाया कि भैया चाइना के बहाना ये बना, आज भी तुम देखोगे बहुत सारे लाखों टन गेहूं जो है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसी रिपोर्ट छपती हैं हर साल कि इतने लाख टन गेहूं चूहे खा गए, खराब हो गया, कीड़ा लग गया। इन ऑफिशियल्स ने भी यही बहाना बनाया। अब भैया पता था कि सुपर अबेंडेंट अगर तुम प्रोडक्शन करवाना चाहते हो, अत्यधिक पैदावार करवाना चाहते हो और उतना टारगेट अचीव नहीं हुआ तो चाइना जैसी कंट्री में भैया गोली तक या सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, पोजीशन जा सकती है, नौकरी जा सकती है। तो क्या किया जाए, कुछ बहाना बना दो। बहाना यह बनाया गया कि भैया फसल तो बहुत अच्छी हुई थी, चूहे खा गए, फसल तो बहुत अच्छी हुई थी, चिड़िया खा गई, फसल बहुत अच्छी हुई थी, ये जो फ्लाइज कीड़े हैं ये खा गए, या मच्छर जो हैं ये खा गए। अब सरकार जो है वो रिएक्शनरी थी, सरकार जो है वो रिएक्शनरी थी, बहुत ही ज्यादा रिएक्शनरी थी। उसने क्या किया कि स्पैरो यानी चिड़िया खा गई, रैट्स चूहे खा गए, फ्लाइज मक्खियां खा गई और मॉस्किटो यानी कि मच्छर खा गए। मॉस्किटो यानी कि मच्छर खा गए।
अब जब ये पूछा गया कि ये खा गए तो इन्होंने कहा हाँ जी यही खा गए, मस्कीटो रैट, हाँ मस्कीटो, इनकी वजह से भी नुकसान हुआ है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने ऑर्डर दिया किल देम। लोगों को समझाया तुम्हारे हिस्से का खाना ये खा रहे हैं, तुम्हारे हिस्से का खाना ये खा रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं 1950s की, 51, 52, 53 के आसपास। 54, 55 तक ये सारी सिचुएशंस होना शुरू हो गई। 59 तक एक स्टैब्लिश हो गई, एक 58 तक ये थॉट एस्टेब्लिश हो गया कि स्पैरो, रैट, फ्लाइज, मॉस्किटोज ये तुम्हारी फसल खा रहे हैं, खत्म करो। हर बच्चे के हाथ में, हर चाइनीज के हाथ में चिड़िया को मारने के लिए एक गुलेल होती, चूहे को मारने के लिए गुलेल होती, और मक्खी मच्छरों को मारने के लिए बहुत सा केमिकल होता। समझ रहे हैं? स्पैरो और रैट्स को मारने के लिए गुलेल होती। चिड़िया को मारने का तरीका क्या था? चिड़िया को मारने का तरीका यह था कि कम्यून के लोग इकट्ठे मिलते, जोर जोर से थालियां बजाते, जितनी जोर से थालियां बजाते चिड़िया उड़ती, और जितना ज्यादा तेजी से चिड़िया उड़ती उतना ज्यादा वो लोग उसके पीछे भागना शुरू करते, क्योंकि चिड़िया की अपनी एक लिमिट है। उसको थाली बजाते रहो, उड़ाते रहो, बजाते रहो, उड़ाते रहो। जब वो चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाए और जमीन पे गिर जाए तो उसे पैरों से कुचल डालो। दूर से देखे उड़ती हुई चिड़िया पे गुलेल से हमले करो। पॉपुलेशन ज्यादा थी, अब आपने गुलेल से हमला करना शुरू किया, स्पैरोज को मारना शुरू किया, रैट्स को भी इसी तरीके से मारना शुरू किया। स्पैरो को मारा, रैट को मारा, फ्लाइज को मारा, मॉस्किटो को मारा, और इतनी बुरी तरीके से ब्रूटल किलिंग इन लोगों ने चिड़ियों की। लेकिन इन्हें ये तो समझ, इनको देखो ये बेवकूफी क्या होती है, इन्हें ये तो समझ में आ रहा था कि चिड़िया ने हमारा अनाज खा लिया, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो चिड़िया होती है, जो खेत में बैठी होती है, वो खेत में लगने वाले कीड़े, जो मिट्टी में वो कीड़े जो फसल बर्बाद करते हैं, उनको भी खा जाती है। ये चिड़िया उनको भी खा जाती है, जिसकी वजह से फसल बचती भी है। उसके बदले में अगर कुछ अनाज खा गई तो इतना बड़ा नहीं खाया। उन्हें तह तक जाना चाहिए था कि असलियत में ये ऑफिशियल्स सच बोल रहे हैं, या हर कोई ऑफिशियल ही ये कह रहा है कि चिड़िया खा गई, वो तो कुछ ना कुछ तो मामला खराब है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही अब रैट्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं कि नीचे नीचे नो डाउट वो अनाज वगैरह खाते तो हैं, लेकिन साथ साथ वो मिट्टी को पोली बनाए रखते हैं, हार्ड नहीं होने देते। और कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर एक इस तरीके से सिस्टम होता है कि एयर का एक फ्लो कॉन्टिन्यूसली इनके बिल बनाने की वजह से मिट्टी में लगातार बना रहता है। इससे फायदा होता है फसल को। अब हुआ क्या, आपने और फ्लाइज, आप लोग जब बचपन में पढ़ा होगा परागकण, पॉलिनेशन करवाने में फ्लाइज का और मॉस्किटो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिस वजह से इन दोनों की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब जैसे ही इन स्पैरोज को और रैट्स को मारा तो फसलों को कीड़े खा गए, समझे? और स्पैरो और रैट को मारने की वजह से फसलों को क्या खा गए? कीड़े खा गए। और फ्लाइज और मॉस्किटो की वजह से, मक्खियों और मच्छरों के ज्यादा मारने की वजह से कहीं ना कहीं फर्टिलिटी के ऊपर बुरा असर पड़ा, और जमीन जो थी वो कुछ ज्यादा ही एसिडिक होना शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि सारी की सारी फसल 1958 में होल, मतलब 30% ऑफ क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड। चाइना में जो एवरेज पैदावार होती थी उसका 30% जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई। अब चाइना की अगर 30% फसल खराब हो जाएगी, 30% फसल खराब हो जाएगी, 30% क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो क्या होगा? 30% क्रॉप्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो हंगर, भुखमरी होगी या नहीं होगी?
पॉवर्टी, गरीबी होगी या नहीं होगी? तो हुई। हंगर और पॉवर्टी ने हाल बेहाल कर दिया, जिसकी वजह से अच्छा इसके बाद क्या हुआ? जुलाई 1959, जुलाई 1959 एक है येलो रिवर, पीली नदी कहा जाता है इसको, इसी के नाम पे येलो सी है। येलो रिवर की वजह से फ्लड इन ईस्टर्न चाइना, और इतना बड़ा फ्लड आया, इतना बुरा, भाई चिड़ियों को मारा तो भगवान ने कुछ ना कुछ तो शाप देना था। तो येलो फ्लड इन ईस्ट चाइना, पूरे पूर्वी चीन के अंदर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई और रही सही फसल बर्बाद हो गई। और 1960 के अंदर 60% ऑफ 1960 के अंदर 60% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड received no rainfall, received no rainfall। 60% खेती की जमीन पर किसी तरीके की कोई पैदावार नहीं हुई। 60% खेती की जमीन पर किसी तरीके की कोई पैदावार नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि 1958 से 1962 में यहां अगर 100 किलो गेहूं पैदा होता था तो यहां 70 किलो गेहूं रह गया। पहले ही 100 किलो कम था, ऊपर से तुमने और ज्यादा कम कर दिया। पहले ही पैदावार कम थी, तुमने और ज्यादा उसको बर्बाद कर दिया और ज्यादा कम हो गई। रही सही कसर, ऐसे में एक होता था पॉलिसी ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, मैंने आपको समझाया कम्यून के टाइम पर। अब हो मामला ये था कि एक कम्यून ने फसल उगाई, ये कहा जाने लगा इस फसल को पहले सरकार को दो, सरकार अपने हिसाब से तुम्हारे हिस्से का फसल तुम्हें भेजकर बाकी पूरी जगह पर डिवाइड करेगी। अब लोग कह रहे हैं यहां फसल ही इतनी हुई है कि हम अपने लिए बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर सकें, तुम हमारी फसल ले जाके हमें कब भेजोगे पता नहीं। यहां पर रिवोल्ट और रिबेलियंस होने शुरू हो गए। अब जब यहां किसानों ने रिवोल्ट करना शुरू किया तो इन रिवोल्ट्स को भी बहुत बुरी तरीके से दबाया जाने लगा और 1961 तक आते आते हालात टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो चुकी थी और पॉपुलैरिटी ऑफ माओ जेडोंग, पॉपुलैरिटी ऑफ माओ वॉज एट इट्स लो। माओ की जो पॉपुलैरिटी थी, प्रसिद्धि थी, नाम था, वो सारे का सारा नीचे जाने लगा। अब जब माओ का नाम नीचे जाने लगा, प्रसिद्धि कम होने लगी, हालात खराब होने लगे, तो माओ को ऐसा लगने लगा कि उसकी पोजीशन कमजोर हो रही है और इसी वजह से 1962 में उसने प्लान ऑफ नेशनलिज्म यानी प्लान टू अटैक इंडिया किया। इंडिया से तो बहुत अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे उनके, फिर भी उसने तिब्बत का मामला जानबूझकर उठाया और उस इंटरनल पॉलिटिक्स में कमांड को बनाने के लिए और ये प्रोजेक्ट करने के लिए कि माओ जेडोंग जो हैं वो बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, उसने इंडिया पे अटैक किया, 1962 वॉर लड़ा और उस 1962 वॉर का नतीजा ये हुआ कि टोटली सब चीजें, सिचुएशंस जो थी, मतलब इंडिया को तो पता ही था कि लड़ेंगे और इंडिया एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। सारे रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसमें इंडिया बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था और जवाहरलाल नेहरू उस लड़ाई को लड़ना ही नहीं चाहते थे।
चाइना के मामले में वो शांत रहना, वो तिब्बत के मामले में वो शांत रहना चाहते थे। लेकिन उस लड़ाई का जो असर था वो माओ जेडोंग को ये हुआ कि उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ एकदम से बढ़ा और माओ जेडोंग एकदम से एक स्ट्रांग लीडर के रूप में प्रोजेक्ट होने लगे। लेकिन अब जैसे ही अपने आप को स्ट्रांग लीडर के रूप में माओ जेडोंग ने प्रोजेक्ट कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, तब तक माओ जेडोंग को एक चीज और पता थी कि असलियत में ये पॉपुलैरिटी थोड़े ही दिन की है, क्योंकि अभी भी चाइना में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट या उसकी पोजीशन को कमजोर करेंगे। अब थोड़े टाइम की ही सही इस पॉपुलैरिटी का फायदा माओ जेडोंग ने सोशलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट चलाकर किया। सोशलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट चलाकर किया। इस सोशलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट को 1963 से 66 तक चलाया गया। इस मूवमेंट में यह कहा गया, सोशलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट चलाया गया और इसमें 4 क्लीन अप्स मूवमेंट किए गए। 4 क्लीन अप्स मूवमेंट किए गए और ये कहा कि चीन के सोशलिस्ट आइडियाज को, समाजवादी विचारों को 4 चीजों से खतरा है। पहला पॉलिटिक्स, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन और चौथा आइडियोलॉजी। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर देश खड़ा है। लेकिन समस्या ये है, माओ जेडोंग ने कहा कि कैपिटलिस्ट आइडियल्स या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग इन सब में घुस गए हैं। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग इन सब जगहों पर घुस गए हैं। हमें इन सब जगहों से, कैपिटलिस्ट वाले इन लोगों को, जो अमेरिका के दोस्त हैं, इन्हें अपने सिस्टम्स से बाहर निकालना पड़ेगा। अब अगर इन सिस्टम से बाहर निकालना पड़ेगा तो इसके लिए 50 लाख लोगों को, यानी 5 मिलियन पीपल वर परसिक्यूटेड, 50 लाख लोगों को यहां पर मुकदमा करके जेल में डाल दिया गया और ये कहा गया कि भैया ये लोग जो हैं ये हमारे दुश्मन हैं, हमारे सोशलिज्म के दुश्मन हैं, हमारे समाजवाद के दुश्मन हैं, इसलिए हमें इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है। और दूसरा, जो स्कॉलर्स यानी विद्वान थे, उनको कहा गया कि इतने सालों में अभी भी हम कैपिटलिस्ट आइडियाज को हमारे सिस्टम से नहीं निकाल पाए हैं और बहुत से सोशलिस्ट लोगों के ऊपर, बहुत से स्कॉलर्स यानी विद्वानों के ऊपर अभी भी शुरू वाले चियांग काई शेक का असर है और वो उन पॉलिसीज को स्टडी कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग किसानों के पास जाओ, उनके बीच जाकर रहो, यहां तक कि उनसे समझो, उनकी बातों को जानो, सोचो, समझो, और तुम्हें स्कूल भी जाना पड़ेगा और साथ में स्टडी भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा।
यानी कॉलेज के लेक्चरर से लेकर थिंकर से लेकर सबको अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग गांवों में किसानों के बीच में ले जाकर रख दिया गया, बिठा दिया गया और वहां से ये कहा गया कि किसानों से कहा गया कि इनको आप पढ़ाओ, अपनी सिचुएशंस के बारे में बताओ, इनको पढ़ाओ, अपनी सिचुएशंस के बारे में बताओ और साथ में ये जो विद्वान हैं ये फैक्ट्री में आप लोगों के साथ काम भी करेंगे और खेतों में आप लोगों के साथ काम भी करेंगे, ताकि इनको शिक्षा प्राप्त हो कि गरीब आदमी कैसे चल रहा है या क्या हो रहा है। ये स्कॉलर्स जो पढ़े लिखे थे, सिस्टम को समझ रहे थे, जो नॉर्मली शहरों में बैठे हुए होते हैं, इनको माओ जेडोंग ने क्या किया, उठा के गांव में भेज दिया। गांव में ये लोग क्या करेंगे, क्या उम्मीद लगती है आपको? ये लोग गांव में गए और गांव में जाके उन्होंने माओ जेडोंग के अगेंस्ट बाकी किसानों को भड़काना शुरू किया और यहीं से दोबारा से रिवोल्ट्स और रिबेलियंस होने शुरू हो गए। दोबारा से रिवोल्ट और रिबेलियन होने शुरू हो गए। जैसे ही दोबारा से रिवोल्ट रिबेलियंस होने शुरू हो गए, माओ जेडोंग ने इस सोशलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट का नेक्स्ट स्टेप चला और अगले, अभी भी यहां समझ लीजिए, भूखमरी गरीबी हद से ज्यादा है। भूखमरी गरीबी हद से ज्यादा है। आप किसी तरीके का रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हो चाइना वाले, लेकिन यहीं अगर आप इंडिया को देखते हैं तो भले ही जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर हो गए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन चुके थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कमोबेश थी, नीचे ग्राउंड लेवल पर मारकाट नहीं थी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। पाकिस्तान से लड़ाई 1965 में इंडिया की हो रही थी, फिर भी आपके यहां ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। चाइना वाले भूखे मर रहे थे और आपने ग्रीन रेवोल्यूशन किया और उस ग्रीन रेवोल्यूशन का नतीजा ये हुआ कि आपने जो पौधे, आपने इतना अनाज उगाया, धरती का मतलब धरती को मतलब धरती से इतना अनाज पैदा किया कि दुनिया को अब एक्सपोर्ट करने के कंडीशन में आप आ चुके थे। यानी यहां पर इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो कंपैरेटिवली चाइना से आगे थी। माओ जेडोंग जो था उसने इस सिचुएशन को समझा हुआ था और इसीलिए सोशलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट का अगला स्टेप था कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन जो 1966 से लेकर 76 के बीच तक चला, जो 1966 से लेकर 76 के बीच तक चला और ये एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट था। सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट था। सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट होने का मतलब ये था कि इसने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को बढ़ावा दिया। अब इसमें ये कहा गया कि भाई असलियत में हमारे सिस्टम में बर्गीज एलिमेंट्स यानी बुर्जुआ तत्व जो हैं वो भर गए हैं, वो हमारी जड़ें खोखली कर रहे हैं और चाइना को कैपिटलिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब तक हम इस बर्गीज एलिमेंट को खत्म जड़ से नहीं कर देंगे तब तक चाइना आगे नहीं बढ़ सकता। और यही नारा दिया गया
प्रिजर्व चाइनीज कम्युनिज्म, प्रिजर्व चाइनीज कम्युनिज्म, चीनी साम्यवाद को बचाओ, चीनी साम्यवाद को बचाओ, चीन के साम्यवाद को बचाया जाए। अब चीन के साम्यवाद को बचाने के लिए उसने स्टूडेंट्स से मदद मांगी और इन स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया, एक रेड गार्ड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। माओ जेडोंग ने इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, रेड गार्ड नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई और अलग अलग ऑफिसेज के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू किए, आग लगानी शुरू करी। जिसके ऊपर भी थोड़ा सा आरोप होता या माओ जेडोंग को लगता कि ये उसका अपोज कर रहा है, उसे ब्रूटली हटा दिया गया, मार डाला गया। बहुत मारकाट हुई, चारों तरफ हाय तौबा मची हुई थी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, फैक्ट्री में, हर जगह पर जो भी इंसान माओ की पॉलिसीज के अगेंस्ट आवाज उठाता उसको गोली मार दी जाती, दौड़ा दौड़ा के पीट दिया जाता, सड़कों पे जलील करके मारा जाता या कुछ भी ऐसा किया जाता जिससे मतलब वो मर जाए। ढूंढ ढूंढ के मारा गया। डिक्लेयर तो किया गया कि 66 से लेकर 69 के आसपास तक आते आते 69 तक ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन है ये खत्म हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये 71 के आसपास तक तो पीक पर चलता रहा। लेकिन समस्या अभी ये नहीं थी, समस्या चाइनीज कम्युनिज्म को प्रिजर्व करने की नहीं थी। ये तो एक नेता जानबूझकर अपनी पोजीशन को मजबूत बनाए रखने के लिए लोगों को भड़का भड़का कर लगातार अपने फेवर में कर रहा था और अपने अपोनेंट्स को मार रहा था। सिचुएशंस इसलिए खराब थी क्योंकि हर जगह पर भुखमरी थी, गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा था और सब जगह प्रॉब्लम्स थी। लेकिन 1970s तक आते आते यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो भी हाँफने लग चुकी थी, यूएसएसआर भी कमजोर होने लग चुका था, थक चुका था। यही रीजन था यूएसएसआर की तरफ से भी चाइना को किसी तरीके की मदद नहीं मिल रही थी। अब चाइना को ना तो यूएसएसआर की तरफ से मदद मिल रही, ना खुद वो कुछ कर पा रहा, बच्चे भूखे, लोग भूख से मर रहे हैं। ये चीज माओ जेडोंग अच्छे तरीके से जानता था कि अब ज्यादा दिन तक आप इस सिस्टम को बचाकर नहीं रख सकते, आपको इस सिस्टम में चेंज लाना ही होगा। और ये वही 1960s था जब कैपिटलिज्म की जो ग्रोथ थी वो अपने पीक पर थी। रशिया थकान मानना शुरू कर चुका था, लेकिन कैपिटलिज्म की ग्रोथ अपने पीक पर थी और चाइना को एक अल्टरनेट ढूंढना था। यहीं से अमेरिका से माओ जेडोंग ने रिलेशंस बढ़ाना शुरू किए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाना शुरू किए। और जैसे ही अमेरिका से माओ जेडोंग ने रिलेशंस बढ़ाना शुरू किए, यहां पर चाइना की इस गेम में अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका ने चाइना के अंदर इंटरेस्ट इसलिए लिया क्योंकि अमेरिका को लगता था कि अगर चाइना कैपिटलिज्म को अपना लेता है और रशियन ग्रुप को छोड़कर अमेरिका के साथ आकर खड़ा हो जाता है तो उसका ग्रुप मजबूत होगा और रशिया को हराना ज्यादा आसान होगा। इसीलिए अमेरिका ने भी चाइना से अपनी दोस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया और यहां ये काम करता है लक।
क्योंकि लक अमेरिका का, चाइना का ये था कि चाइना रशिया के कंपैरिजन के वजह से अमेरिका के रडार में था, नजर में था। इंडिया अभी उस पोजीशन में नहीं था जो चाइना को या रशिया को काउंटर कर सके। इंडिया बहुत दूर खड़ा हुआ था और यहां तक आते आते 1970s में इंडिया पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ बढ़ रहा था। इंडिया जो है पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि पाकिस्तान प्रॉब्लम चल रही थी, बांग्लादेश अलग हो रहा था और बांग्लादेश की वजह से जो रिफ्यूजी क्राइसिस था वो इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा था और यहां पर आप पाकिस्तान से एक और लड़ाई लड़ने जा रहे थे। ग्रोथ रेट अच्छा था फिर भी लड़ाई लड़ने जा रहे थे। ऐसे हालात में आपकी मतलब जो पोजीशन थी वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा वीक थी। ठीक है, फिर भी आप चाइना से कुछ काफी हद तक आगे थे, डोमिनेट कर रहे थे, आपकी ग्रोथ रेट ज्यादा थी। फिर भी इंदिरा गांधी का वो पीरियड ऐसा था जिसके अंदर आपको इमरजेंसी लगानी भी पड़ी और सब चीजें। लेकिन चाइना जो था उसे अमेरिका का स्पेशल सपोर्ट इसलिए मिला क्योंकि वो रशिया को क्योंकि अमेरिका का मानना था कि चाइना रशिया को काउंटर कर सकता है और इंडिया जो था वो रशिया से बहुत दूर था, इसलिए इंडिया से उसको इतना ज्यादा लेना देना अमेरिका को नहीं था। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने शुरू किए और वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक लेवल तक तब जाकर पहुंचे जब 1972 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन विजिटेड चाइना। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने चाइना का विजिट किया तो इससे पूरी दुनिया में एक तरीके का धमाका सा हुआ और इस धमाके से लगभग पूरी दुनिया अचंभित थी कि ये हुआ क्या। लेकिन समस्या समझिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट के वहां जाने से असलियत में बाकी दुनिया को तो बाद में देखा जाए, सबसे बड़ा झटका रशिया के सोशलिस्टों को ही लगा जो चाइनीज कम्युनिज्म के लिए लड़ रहे थे, चाइना के कम्युनिज्म को बचाना चाहते थे, उसके लिए लोगों को मार रहे थे और ये कह के मार रहे थे कि तुम अमेरिका के सपोर्टर हो। और उसी देश के वही प्रीमियर जो अपने चाइना के कम्युनिज्म को बचाना चाहता था अब रिचर्ड निक्सन के स्वागत कर रहा था, उससे गले मिल रहा था, उसको हार पहना रहा था। रिएक्शन हुआ, जबरदस्त हुआ और यहीं से फिर दोबारा से रिवोल्ट्स इन चाइना, एंटी अमेरिका रिवोल्ट्स इन चाइना। चाइना में एंटी अमेरिका रिवोल्ट्स हुए। यहां पर यूएसएसआर का रोल भी था कि यूएसएसआर कभी नहीं चाहेगा कि चाइना अमेरिका के पाले में जाए, चाइना अमेरिका के साथ शामिल हो जाए। ये रिवोल्ट्स इतने जबरदस्त थे कि माओ जेडोंग को दोबारा से लगने लगा कि बेटा सत्ता हाथ से गई। जब माओ जेडोंग को दोबारा लगने लगा कि सत्ता हाथ से गई तो उसने फिर दोबारा से एक और मुर्गा पकड़ा और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करी। और माओ जेडोंग ने कहा कि ये जो निक्सन की विजिट हुई और कुछ भी हुआ ये सारे का सारा इस वजह से था क्योंकि डेंग जियाओपिंग ऐसा चाहता था। यानी ये डेंग जियाओपिंग वो थे जो माओ जेडोंग के साथ दूसरे सबसे बड़े ताकतवर नेता बनकर उभरे थे। ये लगातार रिफॉर्म्स यानी सुधारों की बात कर रहे थे, सिस्टम्स की बात कर रहे थे और यही एक रीजन था कि इनकी भी एक बड़े नंबर में फैन फॉलोइंग थी। माओ जेडोंग ने डेंग जियाओपिंग को गिरफ्तार करवाया और उठाकर जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद इन्हें इतना पीटा गया कि कुछ कहने की हद नहीं।
हद से ज्यादा मारा गया। अब जब हद से ज्यादा मारा गया, इनके छोटे भाई को तो जान से ही मार दिया, इनके बेटे के दोनों टांगे तोड़ दी और वाइफ को भी शायद ब्रुटैलिटी से खत्म कर दिया, ब्रुटैलिटी की गई, बाकी खानदान को खत्म कर दिया। और क्योंकि चाइना में ये सब चलता है, ये जानवरों की तरह ऐसे ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पॉलिटिकल राइवल्स को भाई खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंडिया की तरह थोड़ा ना है कि डेमोक्रेसी है, मोदी की और राहुल गांधी की कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हुई, ये दो लोग एक दूसरे को जान से खत्म नहीं करेंगे, ये पक्का है। जेल में नहीं डालेंगे, ये पक्का है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इसको जेल में डाल दिया तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा और उस वैक्यूम को भरना मुश्किल होगा, कोई नई पार्टी आके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी है, इसलिए जो है उसी को बने रहने दो। यही रीजन है। बहुत से लोग इंडिया के अंदर भी शोर मचा रहे होते हैं कि यार एक बात बताइए, ये जो पार्टी है ये खत्म, मतलब राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते। वो पता है उनको कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करके अगर जेल में डाल दिया, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया, तो कोई नया बंदा आके उसकी जगह खड़ा होगा, वो ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और आप भी को चैलेंज करेगा। वो भाई सीधी सी बात है, राहुल गांधी जैसा भी है, केजरीवाल सेंटर पॉलिटिक्स में तब तक नहीं आ सकता जब तक राहुल गांधी खड़ा हुआ है। और जिस दिन मान लिया राहुल गांधी को हटा दिया, तो हो सकता है केजरीवाल जो है उस राहुल गांधी की जगह जाकर खड़ा हो जाए, जो ज्यादा मजबूत और ताकतवर विपक्ष दिखेगा और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे अच्छा राहुल गांधी जैसा भी खड़ा रहने दो। ये नेचर होता है और इसलिए डेमोक्रेसी में कभी भी अपोजिशन को जान से नहीं मारा जाता, उसको सिर्फ विचार से मारा जाता है। ये लोग जान से मार देते क्योंकि ये लोग अपोजिट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए माओइस्टों को सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अगर इंटरनली सबसे बड़ा खतरा अगर कोई हो तो वो आइडियोलॉजिकल लोग ज्यादा होंगे, उसमें माओइस्ट एक हैं। माओइस्ट मेरे को बहुत बेकार लोग लगते हैं क्योंकि ये लोग पागल हैं। ये लोग किसी को अपने भाई बंधुओं तक को नहीं छोड़ते ये लोग, आइडियोलॉजी के चलते। अब यहां क्या हुआ, असलियत में अमेरिका ने इसलिए सपोर्ट किया ताकि रशिया को दबाया जा सके और चाइना को अपने पाले में लाया जा सके, लेकिन इस रिएक्शन का अंदाजा किसी को नहीं था। नतीजा क्या हुआ, डेंग जियोपिंग को जेल में डाला गया और माओ जेडोंग ने दोबारा से सत्ता पर काबिज हुए पूरी ताकत के साथ। और 1972 से लेकर 1976 तक ये 4 साल ऐसे थे जिसमें गैंग ऑफ 4 नाम से एक गैंग मशहूर हुआ, जिसमें माओ जेडोंग की वाइफ, वो खुद और 2 और लीडर्स थे जिन्होंने पूरी चाइना की सिस्टम को संभाल लिया। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये लोग भी बहुत ज्यादा ब्रूटल थे, बहुत ज्यादा मारकाट मचाते थे और सिचुएशंस इस तरीके से थी कि चाइना बर्बाद था। चाइना टोटली बर्बाद था। यानी 1962 वॉर में देखो तो आप कमजोर थे तो बिल्कुल नहीं थे। 1962 वॉर में आप कमजोर बिल्कुल नहीं थे, आप बल्कि ज्यादा अच्छी तरक्की कर रहे थे। बस आपने कभी अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। गैंग ऑफ 4, ब्रुटैलिटी और ये सब चीजें थी। तो लेकिन 9 सितंबर 1976 को माओ डाइड और इसके बाद इस गैंग ऑफ 4 की पोजीशन भी कमजोर होने लग गई और 1978 तक आते आते माओ ग्रुप अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका था। माओ ग्रुप अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका था एंड चाइना वॉज सिंकिंग। चाइना डूब रहा था। रिवोल्ट, रिबेलियंस चारों तरफ हो रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। ऐसे में जो मिलिट्री जनरल्स ऑफ चाइना थे ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मिलिट्री जनरल्स ऑफ चाइना, उन्होंने पॉलिट ब्यूरो के अंदर, जहां से ये मतलब सारा चाइना की पॉलिटिक्स चलती है, उसमें एक ओपिनियन क्रिएट करवाया कि भाई डेंग जियोपिंग को दोबारा लाया जाए और गद्दी पर बिठाया जाए, उसको प्रेसिडेंट बनाया जाए, क्योंकि नंबर 2 तो वही थे और शुक्र है ये जिंदा हैं। और यही हुआ कि जैसे ही ये ओपिनियन डेवलप हुआ, डेंग जियोपिंग को एकाएक
जेल में से निकाला जाता है और गद्दी पर प्रेसिडेंट मतलब चाइना का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और यहीं से चाइना चेंज होना शुरू होता है। तो रेजिम ऑफ डेंग याओपिंग, ये आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना, आधुनिक चीन के आर्किटेक्ट यही थे। इन्होंने किस तरीके से चीन को बदला और कैसे कैसे चीन मॉडर्न स्टेट में पहुंचा, ये मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। थैंक यू। ये अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। कैसे कैसे नया चीन बना, ये अगले वीडियो में शुरू किया जाएगा। अभी तक के लिए इतना। थैंक यू।